हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव का डेफिनेशन तक पढ़ लेते हैं इसके पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। ठीक है, यानी जो हम स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव पढ़ चुके हैं उसका अब हम इक्वेशन देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, और उनसे रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं आज हम क्वेश्चन को भी हल करेंगे और इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमने लिखा है इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव के बारे में। देखिए, तो जब इसका इक्वेशन लिखेंगे तो हमको मदद लेनी पड़ेगी, किसकी? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की मदद लेनी पड़ेगी। तो जैसा कि आपको पता है कि स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव दोनों एक ही चीज होते हैं। तो स्टेशनरी वेव प्लेन प्रोग्रेसिव वेव से मिलकर बना होता है। ठीक है, कि जब एक ही बाउंड्री मीडियम में दो प्रोग्रेसिव वेव एक दूसरे के विपरीत दिशा में मोशन करने लगते हैं तो उसे स्टेशनरी वेव कहते हैं। ये बात आपने पिछले वीडियो में जाना था। ठीक है, तो यदि आप पिछला वीडियो ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर पिछला वीडियो देख लें। ठीक है, अब इसमें हम इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो जब हम प्लेन प्रोग्रेसिव यहाँ लिखेंगे कंसीडर अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव प्रोपोगेटिंग इन अ बाउंड्री मीडियम देन इक्वेशन ऑफ दिस वेव इज। ठीक है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि एक बाउंड्री मीडियम है और उस बाउंड्री मीडियम में एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव प्रोपोगेट कर रहा है। ठीक, मतलब संचरण कर रहा है। तो उसका इक्वेशन क्या होगा? y1 बराबर a sin 2 pi t बटे t माइनस एक्स बटे लेमडा। ठीक है, आप ये इक्वेशन कहाँ पाए थे? इक्वेशन नंबर 4 में आप ये पाए होंगे a sin 2 pi t बटे t माइनस एक्स बाई लेमडा। ठीक है, क्यों y1 लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पे दो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव मोशन करेंगे। ठीक है, आपको पता है पहले से कि इस तरह से देखिए ये एक प्रोग्रेसिव वेव है और ये दूसरा प्रोग्रेसिव वेव है। तो हमने अभी y1 मतलब पहले का और y2 का भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ तक लिखा, तो इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज। ठीक है, तो इसको लिखते हैं वेयर, यहां से लिख देते हैं वेयर एज क्या है? एज एम्पलीट्यूड, ये क्या है? यहाँ पे एम्पलीट्यूड है और यहाँ देखिए टी लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्मॉल टी हमारा क्या है? टाइम पीरियड है। स्मॉल टी हमारा टाइम पीरियड है। अच्छा, अब इसके बाद क्या हमारा बच रहा है? लेमडा है। लेमडा की बारी है तो लेमडा को लिख देते हैं। क्या है लेमडा? क्या है हमारा? वेव लेंथ है। तो लेमडा हमारा वेव लेंथ हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। ठीक है, यहां तक आप समझ गए कि ये हमारा एम्पलीट्यूड है, टी टाइम पीरियड है, जबकि लेमडा हमारा वेवलेंथ है। अगला पॉइंट लिखेंगे कि व्हेन दिस वेव इज स्ट्रिक्ट विद द बाउंड्री ऑफ द मीडियम देन द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। देखिए यहाँ पे आप स्टैंडिंग वेव स्टेशनरी वेव में पढ़े थे, एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इधर से इधर की तरफ जाता है, ये बाउंड्री मीडियम है। ठीक है, यहीं तक सीमित है। और फिर जो हमारा दूसरा वेव इधर से चलता है, इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेकिन दिशा केवल चेंज रहेगा क्योंकि इसकी दिशा इधर की तरफ रहेगी, इधर की तरफ, और इसकी दिशा इधर की तरफ रहेगी। तो ये वाला इधर से इधर की तरफ चलेगा और ये वाला इधर से इधर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो एक तरफ से जो हमारा जा रहा है इसका इक्वेशन हमने ये लिख दिया, और जो हमारा y2 है यानी दूसरा वेव चल रहा है उसका इक्वेशन अभी लिखना बाकी है। तो वही यहाँ कर रहा है व्हेन द वेव इज स्ट्रिक्ट विद द बाउंड्री ऑफ द मीडियम देन द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, यानी रिफ्लेक्टेड होकर वापस आ रहा है तो उसका इक्वेशन अभी हम लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा रिफ्लेक्टेड वेव क्या हो जाएगा? y2 इज इक्वल टू प्लस माइनस a sin 2 पाई टी बटे टी, यहाँ प्लस हो जाएगा एक्स बटे लेमडा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 होगा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए अभी हम यहाँ तक प्राप्त कर लिए हैं इक्वेशन की। जो हमारा स्टेशनरी वेव का इक्वेशन क्या होगा हमने वही चीज अभी लिखा है, और यहाँ पे ये दर्शाया है कि एक तरफ से जाएगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा, और जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा तो उसका इक्वेशन ये होगा। ठीक है, अब इसमें कई केसेस बन रहे हैं जिनमें से चलिए हम केस 1 स्टार्ट करते हैं। तो इनमें अब कई केसेस बनेंगे। तो केस फर्स्ट कह रहा है कि बाउंड्री ऑफ द मीडियम इज फ्री। अगर मान लीजिए बाउंड्री ऑफ मीडियम यानी जो मीडियम है बाउंड्री का अगर वो फ्री है, ठीक है, तब इसका इक्वेशन क्या होगा? तो इसको हम लिखेंगे इफ बाउंड्री ऑफ मीडियम इज फ्री देन y2 बराबर, यहाँ देखिए पॉजिटिव में रहेगा a साइन, ठीक है, a साइन 2 पाई, और ये हमारा आ जाएगा t बटे टी कैपिटल T प्लस एक्स बाई लेमडा। ठीक, इतना हो जाएगा। तो यहाँ तक हम नोट कर लिए। अब देखिए इसमें पहला केस हमारा ये करा ये बाउंड्री ऑफ मीडियम इज फ्री है, तब हमारा इक्वेशन ये बन जाएगा। ठीक है,
अब हम यहाँ पे एक प्रिंसिपल लगाएंगे जो कि हमारा प्रिंसिपल है सुपरपोजिशन का। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए, जिन लोगों को नहीं पता कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होगा उन्हें ये भी आज पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, ठीक है। तो जब सुपरपोजिशन का रूल ये होता है, जैसे मान लीजिए एक वेव इधर से जा रहा था और एक वेव हमारा इधर से आ रहा है, तो दोनों को यानी जोड़ लिया जाए। ठीक है, जिसे मध्यारोपण कहते हैं, अध्यारोपण। ठीक है, तो इसमें जो हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकल कर सामने आएगा, y बराबर y1 प्लस y2। तो हम दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, सुपरपोजिशन की मदद से हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो मिलेगा, देखिए हमको कितना मिल रहा है, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई। ठीक है, तो a साइन 2 पाई मिल जाएगा और यहाँ t बटे टी माइनस एक्स बाई लेमडा प्लस a साइन 2 पाई टी बटे टी प्लस एक्स बाई लेमडा, सॉरी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है साइन सी प्लस साइन डी का। तो आप त्रिकोणमिति में क्लास 10 या 11 में ही पढ़ लिए होंगे साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला। हम आपको बता देते हैं यदि नहीं पता तो, साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होता है। तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये हमारा होता है फार्मूला किसका, साइन सी प्लस साइन डी का। इसकी मदद से हम इसको अब हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब हम फार्मूला प्रयोग करेंगे 2 साइन 2 पाई तो मिलेगा क्या, पहला है क्या 2 साइन सी प्लस डी बटे 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 साइन, ये तो पहले से था तो एक हम आगे लिख लिया। ठीक है, 2 साइन 2 पाई। ठीक है, अब सी प्लस डी बटे 2 की वैल्यू हो जाएगी टी बटे 2 हमारी यहाँ पे स्मॉल टी बटे कैपिटल टी, और इंटू लगा दें कास, इंटू कास सी माइनस डी बटे 2। तो सी माइनस डी बटे 2 जब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कास 2 पाई मिल ही जाएगा हमको, और यहाँ पे हमको मिल जाएगा माइनस एक्स बटे लेमडा, ये मिलेगा ना। अब ये पहला ही स्टेप है फार्मूला लगाने के बाद। फार्मूला लगाए देखिए यहाँ पे 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कास सी माइनस डी बटे 2। तो सी प्लस डी बटे 2 और सी माइनस डी बटे 2 को जब आप हल कर लेंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी इतनी और इसकी वैल्यू मिल जाएगी इतनी। ठीक है, बहुत ईजी है। और देखिए अब हमारा अगला स्टेप है y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y बराबर हमको मिल जाएगा 2a साइन 2a। देखिए ये दोनों हो गया साइन 2 पाई बाई टी। देखिए 2 पाई बाई टी को हम एक साथ ले लिए और ये स्मॉल टी है इसको बाहर अलग कर दें इंटू में। ठीक है, अब हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि 2 पाई बाई टी ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी, तो हम इसकी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, 2 पाई बाई लेमडा जो है किसकी वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेमडा। ये आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, ये मान है। तो 2 पाई बाई टी इंटू हो जाएगा यहाँ पे कास 2 पाई बाई लेमडा इंटू माइनस का यक्स, हमारा यक्स आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ देखिए y बराबर हम लिखेंगे y बराबर 2a साइन, इसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा टी इंटू कास के यक्स। ठीक है, तो कास के यक्स हो जाएगा हमारा। तो यहाँ देखिए लेमडा भी माइनस में है। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ यक्स प्लस में आ जाएगा। ठीक, तो हमारा यहाँ कास यक्स हो जाएगा और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। चलिए, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 सामने आ गया। चलिए, ये बात आपको पता चली ओमेगा की वैल्यू, के की वैल्यू। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, ये तो हमारा इक्वेशन निकल गया, लेकिन अब आगे भी देख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, 3 एंड 4 से रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, रिजल्टेंट फॉर्म में। ठीक है, रिप्रेजेंट द एबव इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, रिजल्टेंट सॉरी टी है,
तो जब रिजल्टेंट वेव में करेंगे रिजल्टेंट वेव, तो हमको y बराबर मिल जाएगा a साइन ए, सॉरी 2a मिल गया, और कास को पहले ले लेंगे, कास के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो देखिए 2a कास के एक्स को अगर हम a मान लें, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, अगर हम इसको a मानते हैं, कंसीडर किए हैं कि a बराबर इतना है 2a कास के एक्स, तो हमको y बराबर मिल जाएगा a साइन ओमेगा टी, इतना मिलेगा। और इस इक्वेशन से आप पहले से परिचित हैं कि a क्या है, हमारा एम्पलीट्यूड है, और 2a कास के एक्स क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ प्रोपोगेशन कांस्टेंट वेव का है। ठीक है, तो ये दोनों चीज एक ही मिल रहा है, तो इस इक्वेशन से आप पहले से ही परिचित हैं कि ये वेव इक्वेशन है। ठीक है, तो हमारा ये जो है अब जाकर क्लियर हुआ है कि हमने इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव निकाल लिया, तो जो कि इक्वेशन नंबर 4 इज हमारा क्या है, हमारा इक्वेशन ऑफ वेव है। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिख भी देते हैं, वेयर ये क्या है, ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव, ये स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड है, आपको ये भी बताना होगा कि किसका है। ठीक है, और जो 2a कास के एक्स है, मतलब ये तो वही चीज हुआ, तो प्रोपोगेटिंग वेव का है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। तो चलिए अब हम ये देखेंगे कि पोजीशन ऑफ नोड और पोजीशन ऑफ एंटी नोड क्या होते हैं। ठीक है, जब हम आपको स्टैंडिंग वेव बता रहे थे तो हमने इस तरह से एक बाउंड्री मीडियम बनाया था, और जिनमें हमारा प्रोग्रेसिव वेव मोशन में थे। ठीक है, एक तरफ से ऐसे गया, और हमारा जो दूसरा वेव है वो इस तरह आ रहा है, इस तरह हो गया था। हमने बताया था जो उभरा हुआ भाग होगा उसे नोड बोलेंगे। ठीक है, नोड एंटी नोड बोलेंगे। ठीक है, एंटी नोड यानी ए। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, नोड होगा, जो नीचे धंसा हुआ है ये नोड होगा। ठीक है, फिर जो ऊपर है वो क्या है, एंटी नोड है। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, दूरी है। ठीक है, ये हमारा जो पॉइंट होगा ये एंटी नोड का होगा, और ये जो पॉइंट होगा ये नोड का होगा। फिर देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए मिल रहा है हमको, फिर यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा एंटी नोड होगा, यानी जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, मैक्सिमम हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे मैक्सिमम है, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, बहुत कम है, तो यहाँ पे एंटी नोड होगा, यहाँ नोड होगा हमारा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा पॉइंट क्या बोल रहा है। ठीक है, पॉइंट ये बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ, अब हमको निकालना होता है पोजीशन ऑफ एंटी नोड। ठीक है, आपको पता है ये बात कि नोड कौन है और एंटी नोड कौन है। ठीक है, तो देखिए पोजीशन ऑफ एंटी नोड के लिए हम क्या लिखेंगे पहले, कि एंटी नोड यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक दूरी है, जबकि नोड पे क्या है, यही है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग में मैक्सिमम व्हेन कास के एक्स बराबर +-1 हो। ठीक है, ये कंडीशन हमारा होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसकी मदद से, कास के एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और माइनस दोनों है, तो कास एन एक्स एन पाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी हम प्रूव भी करेंगे कैसे होगा। वेयर, सॉरी कुछ अक्षर ऐसे हैं जो साफ नहीं दिख रहे हैं, तो आवाज आप लोग पढ़िए, ये वेयर लिखा है, तो यन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, एक पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, तो यन इज इक्वल टू 0 1 2 3। ठीक है, इस तरह से बढ़ते रहेगा। तो देखिए यन बराबर 0 1 2 3 हो गया, और यहाँ देखिए अब हमें मिलेगा कास के एक्स बराबर कास एन पाई, तो कास से कास कैंसिल हो गया, हटा देंगे। देखिए के एक्स बराबर हमको मिल रहा है एन पाई, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो के एक्स बराबर एन पाई मिल रहा है हमको। तो आपको के की वैल्यू पता है क्या है, 2 पाई बाई लेमडा। चलिए यहाँ पे आप लेमडा पुट करिए, 2 पाई बाई लेमडा। देखिए कितना काम का चीज है, 5-6 चीज आप केवल याद कर लेते हैं तो पूरा चैप्टर, यकीन मानिए आप केवल 5-6 अगर मान याद कर लेते हैं तो पूरा चैप्टर आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, के की वैल्यू इतनी है, और एक्स बराबर एन पाई दिखा हुआ है तो हम एन पाई लिख देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ हम यक्स की वैल्यू निकालेंगे, यक्स बराबर क्या मिल जाएगा हमको, एन पाई लेमडा। ठीक है, तो हाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, चलिए एन पाई लेमडा बटे 2 पाई इतना होगा, एन पाई लेमडा बटे 2 पाई। तो देखिए एक पाई से ये, एक पाई से ये कट गया, तो हमको यक्स बराबर क्या मिल जाएगा, यक्स बराबर मिल जाएगा एन लेमडा अपॉन 2। ठीक है, इतना मिलेगा, और यही हमारा आंसर है, मतलब फार्मूला मिला है। तो अब हम कहें कि आप एक लंबी सीरीज अगर हम आपको दे दें, ठीक है, जैसे हम सीरीज आपको दे रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए हम आपको एक सीरीज दे दे रहे हैं कि ये मान लीजिए इधर से आ रहा है,
और ये इधर से जा रहा है, ठीक है, तो इधर से आएगा, ठीक है, और ये देखिए हमारा ऐसे चलेगा। ये हमारा स्टैंडिंग वेव बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक हमारा नोड है, यहाँ क्या है, एंटी नोड है, फिर नोड है, फिर एंटी नोड है, नोड है, फिर एंटी नोड है, नोड है, फिर एंटी नोड है। इनको हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को समझना जरूरी है। तो अगर हम बात करें यहाँ की, ये हमारा पहला पॉइंट होगा, और ये हमारा दूसरा होगा, ये हमारा तीसरा पॉइंट होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा, ये छठवां होगा, इस तरह से चलते रहेगा। तो देखिए यहाँ हमारा एंटी नोड है, ये बात आप भूलिएगा नहीं, ठीक है, एंटी नोड है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किस में होगा, अगर हम आपसे पूछें कि मिनिमम एम्पलीट्यूड कहाँ पे होगा, नोड पे होगा, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंटी नोड पे होगा, तो आप यहाँ याद करने के लिए लिख भी सकते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक। अच्छा, तो अगर हम इसकी बात करें, यहाँ तो हमारा जीरो होगा, यहाँ हमारा क्या होगा, जीरो होगा। चलिए हम दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, यहाँ हमारा जीरो होगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम स्टार्टिंग माने यहाँ से, तो ये हमारा जीरो होगा, ठीक है। और यहाँ हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे एंटी नोड है, एंटी नोड पे मिल जाएगा हमको λ/2 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम 3 की बात करें तो यहाँ कितना मिलेगा, 2 λ/2 मिल जाएगा। अच्छा, और यहाँ कितना मिल जाएगा, 3 λ/2 मिल जाएगा। इसी तरह से मतलब आगे जाएगा। अभी हम बता रहे हैं कि कैसे ये मान निकला हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम ये सीखेंगे कि मान कैसे निकल रहा है, ठीक है। देखिए मान इस तरह से निकल रहा है, देखिए मान कैसे निकला, ये 1 है और यहाँ क्या है, 2 है, ठीक है। यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ 4 है, इस तरह से है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6, इसको काउंटिंग करिए, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 1 पे है, देखिए यहाँ हम काउंट करा देते हैं, ये पहला एंटी नोड है, ठीक है। अगर हम इसे मानते हैं तो मानते हैं पहला है, और ये हमारा दूसरा एंटी नोड है, ये तीसरा एंटी नोड है, ये चौथा एंटी नोड है। तो अगर हम पूछें पहला एंटी नोड की वैल्यू क्या होगी, तो पहला एंटी नोड मतलब n बराबर 1, ठीक है। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला आ चुका है, x बराबर n λ/2। तो n के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 रख दिए, और लेमडा है बटे 2, तो बराबर λ/2 मिल जाएगा हमको n बराबर 1 के लिए, यानी इसकी वैल्यू λ/2 आ गई। अगर अब हम पूछें 2 के लिए बताइए, तो n बराबर यहाँ 2 पुट करेंगे इसी फार्मूले पे, तो 2 λ/2, यानी हम इसको लेमडा भी केवल लिख सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, ये भी अब लिख सकते हैं, कट जाएगा वो तो आएगा। अच्छा, अगर हम 3 की बात करें, n बराबर 3 की बताइए, तो n λ/2 बराबर 3 λ/2, तो देखिए इसका हमारा 3 λ/2 है। अब आप आसानी से निकाल लेंगे ना कि एंटी नोड कैसे निकालते हैं, ठीक। ये फार्मूला आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, आशा करते हैं। यदि न समझ में आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है, और एक नोट्स बनाते जाएं साथ में, ताकि आप रिवीजन अच्छी तरह करें। देखिए जितना रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे रफ पे, उतना ज़्यादा असर जाएगा आप पे, ठीक है। तो अभी इसमें एक दो लाइनें और हैं, हम बता देते हैं आपको। तो देखिए ये पॉइंट हमारा बच रहा था, तो हम बता देते हैं कि देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव एंटी नोड कितना होता है, λ/2। यानी मतलब ये हुआ, अगर हम पूछें 1 और 2 के बीच में कितनी दूरी है, ठीक है, कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, एंटी नोड और एंटी नोड के बीच में हमारा जो डिस्टेंस है वो आएगा λ/2 आएगा, ठीक है, एंटी नोड। अगर हम पूछे 3 और 4 के मध्य में कितनी डिस्टेंस है, तो 3 और 4 के भी मध्य λ/2 का डिस्टेंस है। अगर हम पूछें 2 और 3 के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो 2 और 3 के बीच में भी हमारा λ/2 है। देखिए यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है, ताकि हम आपके लिए अगला भी वीडियो बनाते रहें।